Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. Welcome back once again. This is aptitude test number 44. Right, so this is the time to evaluate about your preparations, and the question number 1 is from current affairs and the general science portion, and the question number 1 is in front of you. What it is? Which state has launched the Panchvati Yojana? किस प्रदेश ने पंचवटी योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। राइट, तो याद रखिएगा जो हिमाचल प्रदेश है वहां की गवर्नमेंट ने एक नई अभी योजना जारी की है जिसका नाम है पंचवटी योजना। और पंचवटी योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर मतलब विकास खंड के स्तर पर पार्कों का निर्माण किया जाएगा, और वो सारे के सारे जो भी पार्क होंगे वो आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होंगे। हम बात कर सकते हैं वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ये लक्ष्य रखा है इस चालू वित्त वर्ष में लगभग 100 पार्कों का निर्माण करने के उन्होंने योजना बनाई है, और ये सारा का सारा जो निर्माण कार्य होगा वो मनरेगा के तहत होगा, जिससे आने वाले प्रवासी मजदूरों को वहाँ के भी मजदूरों को भी काम भी मिलेगा, जो कि एक रोजगार के लिए बहुत बड़ी योजना मानी जा रही है। इस तरीके से हम मान सकते हैं बहुत ही अच्छी सराहनीय योजना है। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो आपकी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं वो जयराम ठाकुर जी हैं, याद रखिएगा। और जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राज्यपाल, उनका नाम याद रखिएगा बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इट इज, देखिएगा आप क्या लिखा है आपके सामने। Which institute has secured top ranking that is done by National Institutional Ranking Framework (NIRF) in our country? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अनुसार हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी IISc बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर डी IIT मुंबई। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास। जो आपकी NIRF है दैट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा, याद रखिएगा ये हर साल अपनी एक रैंकिंग देता है, और उसके तहत IIT मद्रास को नंबर 1 रैंकिंग दी गई है। अगर मैं बात करूँ दूसरे नंबर पे आपका IISc बेंगलोर है, और तीसरे नंबर पे IIT दिल्ली है। जबकि हम बात करें 2019 की रैंकिंग थी उसमें IISc बेंगलोर नंबर 1 पर था। अभी बात करें हाल ही में आज ही की जो न्यूज़ है कि NIRF अब जो अभी आपने उसने राष्ट्रीय स्तर नेशनल लेवल पर सारे के सारे पूरी कंट्री के इंस्टीट्यूट का एक जो आपने सर्वे किया था, अब वो इंटरनेशनल लेवल पर सारे के सारे इंस्टीट्यूट का एक सर्वे करने जा रहा है, एंड होप सो उसमें भी हमारे इंडिया का टॉप 10 टॉप 100 में कोई ना कोई जरूरी इंस्टीट्यूट होगा। तो ध्यान दीजिएगा NIRF के सर्वे में इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट कौन सा है आपका? तो याद रखेंगे IIT मद्रास। राइट, जो मद्रास कहाँ की कैपिटल है? तमिलनाडु की। अब मद्रास का नाम चेंज करके कर दिया गया है चेन्नई। राइट, चलेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू। विच कंट्री विल होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? राइट, कॉमनवेल्थ गेम 2022 कौन से देश में आयोजित होंगे? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी रशिया। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हैं दैट मींस राष्ट्रमंडल खेल हैं, वो जो 2022 में जो होने वाले हैं वो इंग्लैंड में, इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम क्या है? बर्मिंघम में होने वाले हैं। और अभी हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि ये पहले 27 जुलाई से 7 अगस्त 2020 के बीच में होने वाले थे, जबकि इसका एक दिन इसको आगे बढ़ा दिया गया है। दैट मीन्स अब कॉमनवेल्थ गेम्स आपके 28 जुलाई 2020 से लेके 8 अगस्त 2020 तक चलने वाले हैं।
और इससे वह सारे के सारे कंट्रीज के एथलीटों को एक दिन का और ज्यादा टाइमिंग मिल जाएगा, राइट है, अपनी प्रिपरेशंस के लिए। और याद रखिएगा ये आपके कहाँ होने वाले हैं, बर्मिंघम। बर्मिंघम कहाँ पर, मतलब दैट मींस इंग्लैंड में, राइट। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो पिछले आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2018 में, वो कहाँ हुए थे, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का जो एक सिटी है गोल्ड कोस्ट, वहां पर ये हुए थे, राइट। तीसरी अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं तो कॉमनवेल्थ गेम्स कब से स्टार्ट हुए, 1930 से। कब से, 1930 से स्टार्ट हुए। और 1930 से स्टार्ट पर होने पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन से देश ने में इसका आयोजन किया गया, तो कनाडा, मतलब कनाडा के देश में इसे आयोजन किया गया। उनका इस शहर का नाम था हैमिल्टन। वहां पर 1930 में सबसे पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया। अभी तक मैं बात करूं तो हाल ही में लगभग सबसे ज्यादा वह 13 बार जो कॉमन गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल, सबसे ज्यादा पदक जीतने में ऑस्ट्रेलिया रहा है। 7 बार अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड रहा है और 1 बार कनाडा रहा है। इस तरीके से इसका पूरा का पूरा इतिहास है। चलेगा आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर आपके सामने आ चुका है एंड होप सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव चोजन द राइट ऑप्शन, राइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन, राइट। अगर मैं बात करूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम जाएं तो रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो हमें पता है 2 तरीके से, या तो लेफ्ट टू राइट, दैट मींस हम बात करते हैं किसी भी पीरियड में, और अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम तो बात करते हैं किसी भी कॉलम, राइट। तो अगर मैं सिंपल सी आपसे बात करना चाहूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो रिएक्टिविटी होती है वो पहले तो क्या होती है आपकी, याद रखेंगे, घटेगी और फिर बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा आपकी कौन सी होती है, जो आपकी बेस मेटल्स है, फिर इसके बाद आपने देखा फिर घटते जाएगी, और जैसे आपकी कार्बन के बाद, कार्बन फैमिली के बाद में वो एक बार फिर वो बढ़ने लग जाएगी, राइट। तो याद रखना है। लेकिन अगर हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स में 2 तरीके से होता है, एक आपके मेटल्स के लिए, एक नॉन मेटल्स में। मेटल्स के केस में टॉप टू बॉटम जाने पर आपकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है, मतलब इंक्रीज होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में अगर हम आ जाए, मतलब अगर मैं बात करूं अधातुओं की, जो धातुएं हैं अधातुओं में बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है। और आपको पता है ये FCl-Bri दैट मींस हैलोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 17 में बात करेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सारी की सारी आपकी क्या है, हैलोजन फैमिली में अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स में हमेशा रिएक्टिविटी क्या होती है, घटती जाती है। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी है वो किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। दैट मींस फ्लोरीन इज द हाईएस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, राइट। समझ में बात आ गया। यहाँ पर मैं बात करूं हैलोजन फैमिली में। चलेगा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और हिंदी पोर्शन का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हिंदी साहित्य की सबसे पहली कहानी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए नमक का दरोगा, ऑप्शन नंबर बी आंधी, ऑप्शन नंबर सी इंदुमती, ऑप्शन नंबर डी हार की जीत। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, बहुत अच्छे, आपने सही आंसर चूज कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंदुमती। याद रखिएगा हिंदी साहित्य की जो पहली कहानी है वो उसे इंदुमती माना जाता है, जो कि भारतेंदु युग के समय में लिखी गई, जिनका नाम, जिनके लेखक का नाम याद रखेंगे किशोरी लाल गोस्वामी। क्या नाम है, किशोरी लाल गोस्वामी जी की एक बहुत अच्छी रचना है इंदुमती, जो कि हिंदी साहित्य की पहली कहानी है, राइट। नमक का दरोगा भी एक बहुत अच्छी कहानी है जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। आंधी भी एक बहुत अच्छी आपकी कहानी है जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। और हार की जीत भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसे लिखा है सुदर्शन जी ने, राइट। याद रखिएगा ये भी बहुत अच्छी रचना है जो कि कई बार एग्जाम से पूछी गई, राइट। तो नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद, आंधी जयशंकर प्रसाद, हार की जीत सुदर्शन, और इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी जी, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा, प्रत्याहार शब्द में प्रयुक्त संधि है, राइट। प्रत्याहार शब्द में तो देखिएगा प्रत्याहार शब्द में जो आपकी प्रयुक्त संधि है, ऑप्शन नंबर ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी अयादि स्वर संधि, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन नंबर डी यण स्वर संधि। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम।
ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यण स्वर संधि। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, इस स्वर संधि में अगर मैं टाइप बताऊं तो आपने देखा आधा वर्ण और आधा वर्ण के बाद जो अक्षर हो या, रा, ला और वा अगर होता है तो वो संधि 100% में आपकी यण स्वर संधि होगी। तो आधा वर्ण आ रहा है ता, और ता लगा हुआ है किस वर्ण पर, या पर। तो समझ में आ गया। तो आपको पता चल गया यण स्वर संधि, और यण स्वर संधि का जो सूत्र होता है वो होता है एको यणची। और आपको पता है छोटा मतलब जो संधि विच्छेद होगा वो दो पदों में होगा। तो पहला पद का अंतिम जो वर्ण होगा वो क्या होना चाहिए, छोटा ई होना चाहिए, छोटा ऊ होना चाहिए, या री होना चाहिए, या री होना चाहिए। ठीक है। और जो दूसरे शब्द के आरंभ का कोई भी आपका स्वर होगा तो आप देखते हैं उसमें जब उसका संधि विच्छेद का संधि पद बनाते हैं तो उसका संधि बनाते टाइम क्या होता है, याद रखिएगा, ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है, और ली का ला हो जाता है। याद रखिएगा, ये सिंपल सी बात है। तो यण स्वर संधि का सूत्र एको यणची, अयादि स्वर संधि का सूत्र एचुए बायाबा, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र याद रखेंगे अका सवर्णे दीर्घा, और वृद्धि स्वर संधि का सूत्र होगा वृद्धि रेची। ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग। अब आते हैं आपके इंग्लिश पोर्शन की। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, देखिएगा, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। राइट, अजय वाज डेथ विद अ सीरियस क्राइम, कॉन्विक्टेड, एक्यूज, कंडेम, चार्ज। जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, देखने में सारे के सारे आपके वर्ड्स एक से लग रहे हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन यहाँ पर आएगा वो होगा आपका चार्ज। अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, ये आपको सबसे पहले तो पैसे वॉइस में दिया गया है। ठीक है। तो थर्ड फॉर्म आएगी, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी गई है हमें सारी के सारी की। ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्विक्टेड मीन्स होता है दोषी ठहराना। ठीक है। कंडेम मीन्स होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना। एक्यूज्ड मीन्स क्या होता है, कोई भी मुलजिम। ठीक है। उसको अभी पता नहीं है कि वो शायद उसने जुर्म किया है, उसने वो गिल्ट किया है कि नहीं किया है। ठीक है। और चार्ज मतलब उस चार्ज के तहत उसे उस मतलब कोई भी जो भी क्राइम के उस चार्ज पर लगाया गया। तो आप यहाँ पर समझिएगा, अजय वॉज चार्ज विद अ सीरियस क्राइम। तो पता है उसमें कोई चार्ज लगाया गया। ठीक है। ना तो उसे एक्यूज माना गया है, ठीक है, ना उसे कॉन्वेक्टेड है, और ना उसी की कंडेम की जा रही है। राइट, याद रखिएगा, कॉन्वेक्टेड मीन्स दोषी ठहरा देना, जो कि जज करेगा। कंडेम निंदा करना, जो कि एक पर्सन कोई करता है। एक्यूज मीन्स होता है जब एक किसी को पकड़ के ले जाते हैं ना, जब वो क्राइम के चक्कर में, तो उसे जब पेश करते हैं तो वो एक्यूज्ड होता है। राइट, जब वो कोर्ट में जाता है तो वो एक्यूज्ड कहलाता है। और चार्ज जब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो उस पर जो चार्ज लगाया जाता है, दैट इज फॉर पर्टिकुलर क्राइम, दैट इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज आएगा, जो सुटेबल इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ रेंसिड। राइट, ऑप्शन नंबर ए पेट्रीफाइड, ऑप्शन नंबर बी डिलीशियस, ऑप्शन नंबर सी फ्रेश, ऑप्शन नंबर डी स्टे। जल्दी से, आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका, जल्दी से सभी लोगों ने चूज कर लिया होगा, होप सो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रेश। आप जानते हैं रेंसिडिटी, मैंने शायद थोड़ा सा केमिस्ट्री में पढ़ाया है बच्चों को, चैप्टर नंबर 1। ठीक है। लेकिन अभी 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन आपने भी पढ़ा होगा रेंसिड का मीनिंग क्या होता है, बासी। ठीक है। कोरोजन में अगर हम बात करें, जब ये फैट्स वगैरह के लिए यूज करते हैं ना हम लोग, जो हमारे मतलब एडिबल जो भी आपके सब्सटेंसेस होते हैं, उसमें जब कोरोजन होता है तो वो कहलाता है रेंसिडिटी। ठीक है। तो आप यहाँ पे बात करें, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो रेंसिडिटी, रेंसिड का मीनिंग वासी हो गया। पिट्रीफाइड मीन्स होता है जो उसमें दुर्गंध आ रही हो, समझ में बात आ रही, कोई गंध बुरी आ रही हो। फ्रेश मीन्स क्या होता है, ताजा। ओके, डिलीशियस मीन्स होता है जायकेदार, और स्टेल मीन्स होता है बासी। तो बासी का क्या होगा, ताजा होगा ना भाई, ऑटोमेटिकली एंटोनियम विलोम शब्द, बासी का ताजा, ताजा का बासी। ठीक है। तो सही इसका हो गया फ्रेश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स पोर्शन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इट इज, देखिएगा। ऑन 8 February 2005 इट वाज ट्यूसडे, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑफ 8 February 2004। यदि 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था तो 8 फरवरी 2004 को क्या था। ऑप्शन नंबर ए ट्यूसडे मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी मंडे सोमवार, ऑप्शन नंबर सी संडे रविवार, ऑप्शन नंबर डी वेडनेसडे बुधवार। जल्दी से, आपके पास पूरे 20 सेकंड का टाइम।
Okay, so hope so you have chosen the right option for this question, right? Okay, तो सबसे पहले मैं आपको आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संडे। ओहो, कैसे आया बताता हूँ, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ओके, ठीक, तो आपको पता है यहाँ पे बात हो रही है 8 फरवरी 2005 की, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है इस दिन क्या है, ट्यूसडे, ठीक है, मतलब मंगलवार। और आपको निकालना है 8 फरवरी 2004, एक साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। अब आपको पता है अगर एक नॉर्मल ईयर होता है तो हमेशा उसमें केवल एक और डेज आता है, क्लियर है। तो 2000, अब पता है पीछे का निकालना तो घटाने पड़ेंगे डेज, क्लियर है बात ये तो, ठीक है। तो आपको पता है 2005 से 2004 आ रहा है, लेकिन आपको देखना है 2004 में फरवरी के पहले की बात हो रही है, तो फरवरी 2004, ओके, इट इज अ लीप ईयर, तो लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। तो मीनिंग क्या हो गया आपके, जब एक और डेज नहीं है, अब आपके इसमें कितने और डेज हो गए होंगे इस पूरे टाइम पीरियड में, 2 और डेज। अच्छा, मंगलवार था तो 2 और डेज कम करो, तो बताओ मंगलवार का एक दिन पहले क्या होता है, सोमवार, और सोमवार के पहले क्या होता है, बोलिएगा जल्दी से, बोलिए बोलिए, रविवार, दैट मीन्स संडे। तो कौन सा दिन था आपका, संडे, दैट मीन्स रविवार। तो आप जानते हैं इससे आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे कि इसका अगर संडे होगा, क्योंकि इसमें एक फरवरी में 29 डेज आ रहे हैं, तो एक तो आपका एडिशनल हो गया, एक नॉर्मल किसी भी ईयर में 1 तो होता ही होता है, तो लीप ईयर वाले में 2 और डेज आ जाते हैं, ठीक है। तो 2 और डेज की वजह से इसका आंसर अगर संडे होगा तभी तो जाके 2005 में क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज के एप्टीट्यूड टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, and hope so you will choose the right option for this question, right? Some articles were bought at 6 articles at 6 articles for rupees 5 and sold at 5 articles at rupees 6. Find the gain percent. 6 लेखों को 5 रुपए पर खरीदा गया और 5 लेखों को 6 रुपए में बेचा गया, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 30%, ऑप्शन नंबर बी 33 and 1/3%, ऑप्शन नंबर सी 35%, ऑप्शन नंबर डी 44%। जल्दी से पूरे 30 सेकंड का टाइम। Okay, so times is up, right? And hope so you all solve this numerical and have chosen the right option. Okay, बहुत सारा टाइम दे दिया मैंने। इसका सबसे पहले आपको सही आंसर बता देता हूँ, तो ऑप्शन नंबर डी 44%, ठीक है। अब ये आएगा कैसे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है उसके पास पता नहीं है हमारे पास में कितने थे, ठीक है, कुछ थे, लेकिन उसने किस तरीके से खरीदे कि 6 लेखों का रुपए उसने दिया 5, मतलब 6 आर्टिकल्स थे तो उसने 5 रुपए दिए, ठीक है। और अगर 5 आर्टिकल्स को उसने इस तरीके से बेचा कि 5 आर्टिकल्स के 6 रुपए उसने ले लिए, लेख मान सकते हैं हम, कोई वस्तु में मान सकते हैं, ठीक है। तब आप यहाँ पर देखिएगा इसको करना कैसे है। सबसे पहले आप क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, याद रखिएगा हमेशा जो करने का होता है ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हमें देखना होता है यहाँ पर। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से, 1 मिनट, ठीक है। ओहो, ओके, वेरी नाइस। तो देखिएगा यहाँ पे 6 लेख हैं और यहाँ पे 5 लेख हैं, तो दोनों का अगर मैं एल्सियम लेता हूँ 6 और 5 का, तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। तो दोनों के केस में मैं 30 के लिए निकालूँ, ठीक है। 30 के लिए निकाल लेंगे तो सिंपल सी बात आ जाएगी, या फिर एक लेख का ही सीपी निकालो और एक लेख के लिए ही क्या निकालो, एसपी निकालो, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 6 लेख का एक खरीदना मतलब सीपी होता है और बेचना आपका क्या होता है, एसपी होता है। तो आप मानेंगे क्या, द सीपी ऑफ 6 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 5 रुपीज़। तो अगर मैं सीपी ऑफ कितने आर्टिकल्स का, 1 आर्टिकल का निकालूं तो कितना आ गया, 5/6 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। और अगर मैं
आप 1 का भी निकाल के ही कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 5 लेखों का अगर मैं करना चाहूँ तो देखिएगा SP ऑफ कितने का दिया है हमें, 5 आर्टिकल्स का कितना दे रखा है, 6 रुपीज़। तो अगर मैं इसी से ऐसे निकालूँ SP ऑफ 1 आर्टिकल निकालूँ तो कितना आ गया, 6/5, ठीक है। पता है आपको प्रॉफिट तो हो ही रहा है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, SP माइनस CP से निकालते हैं, वेरी नाइस। तो SP माइनस CP करोगे तो कितना करना पड़ेगा, 6/5 माइनस 5/6, क्लियर है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30, लेना ही पड़ गया हमें। तो 5 से कितने टाइम जाएगा, 6 6 का कितना हो गया, 36, माइनस 6 से कितने टाइम जाएगा, 5 5 से कितना हो गया, 25, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं 36 में से 25 जाएंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, बताओ, 11 अपॉन कितना, ये आ गया 30, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट निकाला है, निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो आप देखिएगा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, और क्या लगाएंगे, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा कितना आया, 11/30 आया, वेरी नाइस, अपॉन CP हमारा कितना था, CP हमने कितना माना है, 5/6 माना, इंटू 100, क्लियर है। तो देखिएगा 6 से कितने टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, ठीक है। और इनसाइड इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड का मल्टीप्लाई होता है, तो देखिएगा 11 इंटू 100 अपॉन कितना हो गया, 5 5 जा 25, और 25 से 100 कितनी बार जाएगा, 4, और 11 का 4 में अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 44, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में कि नहीं आई भैया। तो आपको पता है अगर उसने सबसे पहले जो 6 लेख थे 5 रुपए में खरीदे, तो 1 लेख का आपने CP निकाल दिया 5/6, इसी तरह से 5 लेख थे 6 रुपए में बेचे, तो SP दिया है आपको 5 लेखों का 6 रुपए, तो 1 लेख का निकाल लेंगे SP, तो कितना आ जाएगा, 6/5। अब SP पता है, CP पता है, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, SP माइनस CP, आपका प्रॉफिट आ गया 11/30। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो 11/30 अपॉन 5/6 इंटू 100, इनसाइड इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड, तो 11 का कर दीजिए 6 में मल्टीप्लाई, 30 का कर दीजिए 5 में मल्टीप्लाई, और आप और इंटू 100 तो है ही, सॉल्व कर लीजिए तो आपका सही आंसर आ जाएगा 44%, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे CP 30 का निकाल लेते तो बहुत ही सिंपल हो जाता, 30 आर्टिकल्स का निकालते तो 5/6 इंटू 30, तो 6 से 30 कितना कर जाता, 5 5 5 25, तो जो CP आ गया 30 आर्टिकल्स का वो कितना निकल के आ गया, 30 रुपीज़। और SP निकाल लेते हैं हम इसी तरीके से 30 आर्टिकल्स का, तो आपका जाता 36 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हो जाता, 36 में से 30 जाता तो 6 रुपीज़। तो प्रॉफिट परसेंटेज 6 अपॉन कितना क्या करते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने, हाँ वेरी नाइस, तो 6 अपॉन जैसे भी हम करते तो हमारा ये सॉल्व हो गया, आपका आंसर समझ में आ जाता, बिल्कुल सेम टू सेम आता, 44 ही आता, ठीक है। आपको जैसे भी करना, ये सिंपलेस्ट पैटर्न है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, चलेगा। तो होप सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर full out of full marks in this aptitude test, and some of the students are just behind to score full marks. So please watch this aptitude test on daily basis and keep watching, keep learning and keep sharing. Thank you, Zai.